हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि रोज़ की तरह हम लोग एसएससी जीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और कल की जो क्लास थी वो बहुत बेहतरीन थी। उसमें कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न थे। हम लोग डे बाय डे एसएससी जीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते जा रहे हैं और उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। कुछ ही दिनों बाद आपका एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट होने वाला है। पेपर में अगर कुछ बेहतरीन करना है तो अभी ये समय है, इस समय को उपयोग करो और कोशिश करो कि इस बार 2023 में आपकी जो ये बेरोजगारी है ये समाप्त हो जाए। नए साल आते रहेंगे, हर साल नया साल आता है और हर नया साल हम लोग यही सोचते हैं कि इस साल हम कुछ नया करेंगे, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि 2023 जब से लागू हो जाए, एक दो दिनों बाद आप 1 जनवरी को एक निश्चय बना लेना, एक कसम खा लेना कि जितने भी साल मैं बेरोजगार रहा वो तो ठीक है, लेकिन इस साल मैं अपनी इस गरीबी को, इस बेरोजगारी को समाप्त करके ही रहूँगा। 2023 को बिल्कुल दृढ़ निश्चय 1 जनवरी 2023 को बना लेना कि 2023 में हम अपनी इस बेरोजगारी को दूर करके ही रहेंगे और जिसके फ़ोन से आज मैं ब्लॉक हुआ हूँ उसके फ़ोन का स्टेटस बन के रहूँगा। समझ गए बातों को मेरी कि 2023 में आपको क्या करना है? इस बार सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ लग जाओ। ये वक्त गुजरता चला जाता है, पता नहीं चलता है कितने साल बीत जाते हैं। हम लोग तैयारी शुरू करते हैं 18-19 की साल के उम्र से और 20, 22, 23, 24, 25 साल कब हो जाते हैं हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए जो भी बच्चे कम उम्र से तैयारी करते हैं वो इस उम्र को, जिस उम्र में वो हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है तैयारी करने की। उम्र जब 20-22 साल की होगी तब देखा जाएगा। जब 20-22 साल की उम्र होती है बेटा तब वक्त निकल जाता है हमारा। इसीलिए अगर हमने कम समय में, कम उम्र में तैयारी करना शुरू किया तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर हमें कम उम्र में ये मौका मिला है तैयारी करने का तो इस कम उम्र से ही हम तैयारी अच्छी करके और कम उम्र में ही सिलेक्शन ले लें। जरूरी नहीं कि आप 30 साल के हो, 28 साल के हो, 25 साल के हो तभी सिलेक्शन लो। सिलेक्शन अगर आप कम उम्र में लोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा, कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि 2023 में एक निश्चय बना लेना है आपको, अपने आप में एक कसम खा लेनी है कि 2023 में इस बेरोजगारी को हम समाप्त करके रहेंगे। तो आपको बेरोजगारी समाप्त करनी ही है तो उसके लिए आपको अपने टाइम टेबल को सुधारना होगा। किस तरह पढ़ाई करना है, कितना सोना है, कितनी देर घूमना है, सब कुछ अपने टाइम टेबल में सब कुछ व्यवस्थित करिएगा। लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई को दीजिएगा, रिवीजन को टाइम जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस को टाइम जरूर दीजिएगा। हर चीज़ों का समय होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसने पढ़ा नहीं होगा। बस 2 लाइनों से फिर क्लास की शुरुआत करते हैं रोज़ की तरह। ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो क्या हुआ सुबह का इंतज़ार करो। ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो क्या हुआ सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा आपकी ख्वाहिश जो है, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और अपने ऊपर एतबार करो, रब पर भरोसा रखो और अपने ऊपर एतबार करो। सारे पल आपके पास आएंगे। बस आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे रहना है। अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो सब कुछ है जो सभी के अंदर है।
जो नौकरी पाते हैं वो भी आपके पास है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो जो जॉब पाते हैं वो कुछ अलग से काम नहीं करते। जॉब पाने वालों में एक चीज़ होती है हमेशा रिवीजन और प्रैक्टिस। तो आप भी अगर रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आप भी अच्छे लेवल की तैयारी कर लोगे, तो आपको भी जॉब मिल जाएगी। जॉब पाने वाला कुछ क्या बहुत खास क्या, भगवान उसको अलग से बना के नहीं उतारते हैं, वो आप सभी के बीच में ही होता है। तो अगर जॉब पानी है तो बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना होगा, कंप्लीट सिलेबस के बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो 10 का डोज चल रहा है ये रिवीजन के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपको एक ना एक दिन यहाँ से एक बहुत ही अच्छी मैं ये कह सकता हूँ 100% सफलता के लिए अगर कुछ भी है तो वो 10 का डोज है आपके लिए। 10 का डोज, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर आप एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं कलेक्ट कर रहे हैं साथ में। हाँ बेटा, हम पेपर वाइज चल रहे हैं, जिस पेपर में एडवांस मैथ होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो कल से हम 10 के डोज में 2-3 एडवांस मैथ के क्वेश्चंस भी कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लगवा दिया करेंगे, ठीक। और कोई ख्वाहिश, सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। चलिए फिर आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ब्रिलियंट एकेडमी में। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए फिर आइए पहला प्रश्न लिया जाए और क्लास की बेहतरीन शुरुआत की जाए। चलिए समझते हैं एक एक प्रश्न की एक एक लैंग्वेज को ना। हमने हमेशा कहा है प्रश्न की एक एक पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि प्रश्न अगर हम समझ गए तो हम आंसर आराम से पेपर में दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसके कोणों का रेशियो दिया गया, ठीक है। एक ट्रायंगल है और उसके कोणों का रेशियो दिया गया है हमको, ABC हमने मान लिया। हमने कहा ये वाला कोण 1x है और ये वाला कोण भी 1x है और ये वाला कोण 2x है, ठीक। सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए तो पहला क्या है? कोण 1x है, दूसरा फिर 1x है, तीसरा 2x है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 2 1 3 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कटेगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, x बराबर बेटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू 45 आ गई। आप x की वैल्यू 45 यहाँ पे रखोगे तो ये एंगल होगा 45 डिग्री का, ये एंगल होगा 45 डिग्री का और ये एंगल होगा 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री आता है हमारे माइंड में एक बात जाती है कि 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। जब भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज बन जाता है? कौन सा ट्रायंगल बन जाता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। जैसे ही हमारा एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा समकोण बन जाता है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता ही होता है, ये वाला 45 डिग्री का और ये वाला 45 डिग्री का। बताओ कोई डाउट है? तीनों कोण हमें पता चल गए। सबसे बड़ा कोण बेटा कौन सा है? 90 डिग्री का है। उसने कहा सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत है? सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत चिन्ह लगा है तो उस प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो हमें 90 को प्रतिशत में बदलना, इसलिए क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या कहा? कुल आंतरिक कोण का जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है, मीन्स भाग में जाती है। तो कुल आंतरिक कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 90 का 90, 90 दूना 18, 180, 2 पंची 10, मतलब कितना आ गया? 50%। 50% ये आपका आंसर आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन को हम प्रतिशत में बदलना नहीं चाहते, हमारे पास कम समय में क्वेश्चंस को करने हैं, बात को समझिएगा। इसी चीज़ों को पेपर में हमें ध्यान देना है बेटा। जैसे कि अगर इस प्रोसेस को हमें नहीं करना है,
इस प्रोसेस को हमें नहीं करना है, हमारा समय वेस्ट होगा, कभी कभी करने की ज़रूरत है, कभी कभी करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हमें पेपर में समझना है। क्या, जैसे ही हमारा एक कोण 90 डिग्री आया, एक कोण 90 डिग्री आया, उसने कहा सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत है। सबसे बड़ा कोण कितना है, 90 डिग्री, और 90 180 का क्या है, आधा है। 90 180 का क्या है, आधा है, मतलब आधा प्रतिशत। 100 का आधा कितना, 50%। आंसर ऐसे ही बन जाता। 90 देखते 50% पे आंसर लगा देते, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका आधा है यही, तो 100% का आधा यही होगा। तो 100% का आधा कितना है, 50%। आंसर आ गया। क्लियर है बातें। बस इसी चीज़ को पेपर में फोकस करना है। एक एक सेकंड हम लोग कहाँ बचा सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को सीखना है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करके 2 सेकंड का समय बर्बाद कर देते हैं। यहाँ से 2 सेकंड बचाएंगे, कहीं शायद 2 सेकंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए ना, उन 2 सेकंड को वहाँ उपयोग करेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए। ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा, लगातार पूछा जाएगा, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। आइए, क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई ये हैं। एक ट्रेन ए है, इसकी लंबाई है 195 मीटर। एक ट्रेन बी है, इसकी लंबाई है 165 मीटर। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ट्रेन ए यहाँ पे है, ट्रेन बी यहाँ पे है, ये यहाँ से चल रही, ये यहाँ से चल रही, दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। इसकी चाल है 77 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी चाल है 85 किलोमीटर पर आवर। तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है दोनों ट्रेनें एक ही समांतर दिशा में, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक की चाल कम है, एक की चाल ज़्यादा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करके निकल जाएगी। वही कहा, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी सेकंड में। कितना समय लगेगा, आपने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, हमने कल एक ऐसा ही प्रश्न था, तो हमने आपको एक बात बताई थी। क्या, जब ट्रेन कल के क्लास में भी एक प्रश्न यहाँ से था, उसमें मैंने आपको बताया था, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल का अंतर लेते हैं। क्या, चाल का अंतर लेते हैं। और जब ट्रेन अलग अलग दिशाओं से आएंगी, आमने सामने से आएंगी, तो चाल का योग लेते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या लेंगे, चाल का अंतर लेंगे, और जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में आएंगे तो चाल का योग करते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, चाल का अंतर लेंगे। तो 85 माइनस 77, 85 से 77 माइनस कर दीजिए, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा आप, समय हमें निकालना है। समय बराबर दूरी, दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है, दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है, चली गई दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है। समझ गए। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 195 प्लस का 165 अपॉन में चाल, ये हमारी मीटर में है, ये हमारी मीटर में है, और चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो 8 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है तो उसमें 5/18 से गुणा करके उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया जाता है। ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करके उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गई। चलिए, 5 5 10 का 0 हाथी लगेगा 1, 9 6 15, 1 16 का 6 हाथी लगेगा 1, 360 बटे में ये 18 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो गुणे 18 बटे में 8 5 40, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 4 9 36, ये 9 8 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 9 1 9 7 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, 162 सेकेंड आपका आंसर आएगा। बताइए, कोई डाउट बाबू? बिल्कुल क्लियर है सबको?
कैसे सॉल्व करना है पेपर में प्रश्न, बिल्कुल ऐसे एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करिएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आएगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट करके ज़रूर बता सकता है कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न नहीं लगता है, पहली बात जितनी भी क्लासेस हो रही इनकी जितनी भी पीडीएफ हैं क्वेश्चंस की, वो सारी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक एक पीडीएफ शाम को क्लास होती है, सुबह 7 से 8 बजे तक पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न ऐसा है जो नहीं लगा पाते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, 10 के डोज में आपके क्वेश्चंस को शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 10 के डोज में हम उसको शामिल कर देंगे और आपके आंसर यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से एक अच्छा प्रश्न है, ये भी पेपर में लगातार पूछा जा रहा है और फिर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए हमने कहा एक पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़ा है, सुनते जाइएगा मेरी बातों को। ये चैप्टर मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका इंतज़ार समय समाप्त होने वाला है, ये इंतज़ार जो आप कर रहे हो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, बहुत और बिल्कुल लाजवाब तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। बिल्कुल आप बस कुछ दिन और बचे हैं आपके इंतज़ार के लिए। एक पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़ा है, सुनते जाइएगा। वो चोर को 250 मीटर आगे देखता है। यहाँ पे थीप खड़ा है, थीप मतलब चोर, कहाँ पे? 250 मीटर दूरी पर खड़ा है। अब क्या होता है भैया, चोर जब पुलिस को देखेगा तो चोर भागेगा, और जब पुलिस चोर को देखेगी चोर का पीछा करेगी। एक समय आएगा चोर पुलिस को पकड़ लेगा, नहीं पुलिस चोर को पकड़ लेगा ना, चोर पुलिस को क्यों पकड़ेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। देखा हमने क्या कहा था, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करेगा तो चोर भी भागेगा। यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। भाई इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अब कैसे पकड़ेगा? मान लेते हैं चोर यहाँ से आगे भागते हुए जा रहा था, सुनते जाइएगा, x मीटर की दूरी चला, x मीटर की दूरी। तो यहाँ पे पुलिस वाला ये यहाँ से यहाँ पुलिस वाला पहुँच गया और चोर को क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो चोर द्वारा चली गई दूरी, सुनते जाइएगा, अगर हम कहें चोर द्वारा चली गई दूरी तो चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, इसको d2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि चोर यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है। और अगर हम कहें पुलिसकर्मी द्वारा चली गई दूरी, d मतलब डिस्टेंस, दूरी, तो पुलिसकर्मी ये 250 मीटर चला, 250 मीटर ये चला और फिर चोर को यहाँ पकड़ा तो x मीटर ये भी चला होगा। तो पुलिसकर्मी द्वारा चली गई दूरी x प्लस 250 मीटर। बात क्लियर हो गई? चोर भैया यहाँ से यहाँ ही तो गया, हमने कहा चोर द्वारा चली गई x मीटर दूरी, और पुलिसकर्मी चोर से 250 मीटर की दूरी पे था, तो पुलिसकर्मी 250 मीटर ये चलेगा और जब चोर को पकड़ेगा तो चोर जितनी दूरी चलेगा पुलिसकर्मी वो भी दूरी चलेगा। तो पुलिसकर्मी द्वारा चली गई दूरी x प्लस 250 मीटर और चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर। अब क्या पूछा गया? तो चोर अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, मतलब x मीटर की ही हमसे बात की गई है कि जब चोर पकड़ा गया तो वो कितने मीटर चला, तो हमने कहा x मीटर चला। भाई चोर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे पकड़ लिया गया, तो कहा है चोर अपने पकड़े जाने के पहले तक कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, तो चोर अपने पकड़े जाने तक x मीटर की दूरी दौड़ चुका होगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे स्थिर समय का, सुनते जाइएगा भैया एक एक बात को। स्थिर समय का, स्थिर समय होता है d1/s1 बराबर d2/s2। जो d1 होगा उसकी वैल्यू d1 रखेंगे, उसी के नीचे उसकी चाल रखेंगे। d1 कौन है? पुलिस वाला। x प्लस 250,
मीटर में है, इसकी चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनो अब मेरी बातों को सुनो, चाल इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 पंची 10, 10/3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसकी दूरी क्या है मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो चाल 10/3 कर दो, ठीक है। और इसकी दूरी कितनी है चोर द्वारा x, इसकी स्पीड कितनी है s2, इसको s2 कह दो और इसको s1 कह दो, क्योंकि ये d1 है तो ये s1 है, ये d2 है तो ये s2 है। इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुणा कर दो, ये 2 पंची 10, 2 9 18, 25/9 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल आ जाएगी 25/9 मीटर प्रति सेकंड में। अब चलो अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। ये हमने काटा 3 एकड़ 3, ये काट दिया 3 त्रिका 9, ठीक है। ये 25 और ये 5 दूनी 10। अब सुनिएगा ये 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा x + 250 बटे में 2 इक्वल टू 3x/5। अब 5 का गुणा इधर होगा और 2 का गुणा इधर होगा, तो 5x प्लस का 5 जोड़े 0, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 इक्वल टू 3 दूनी 6, 6x से 5x जाएगा, x बराबर 1250 मीटर। ये चोर द्वारा चली गई दूरी आएगी, किसके द्वारा चोर द्वारा, क्योंकि चोर ने x मीटर की दूरी तय की है, तो चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई 1250 मीटर। और ऑप्शन आपको देखो किलोमीटर में दिया है, तो 1250 ये आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, तो 10 से 10 कटेगा, 100 से भाग करोगे 1.25 किलोमीटर, ये आ गया चोर द्वारा चली गई दूरी। अगर पूछता पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो 1250 ये पुलिस द्वारा चली गई, x + 250, 1250 में 250 जोड़ देते तो बताते पुलिस द्वारा चली गई दूरी 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ये पुलिस द्वारा चली गई दूरी होती। बात क्लियर हो गई। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एक ही क्वेश्चंस में कि वो कुछ भी पूछ सकता है। पुलिस द्वारा चली गई दूरी, चोर द्वारा चली गई दूरी, पुलिस कितने घंटे बाद चोर को पकड़ लेगा, चोर कितने घंटे बाद पुलिस के हाथ में आएगा, सब कुछ पूछ सकता है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। इसलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं, 10 का डोज तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत रिलैक्स मूवमेंट में पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। अगर मैं भाग के पढ़ा दूंगा ना तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए फिर जल्दी से। हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी, बढ़िया प्रश्न है ये भी, खतरनाक। बताइए। अच्छा प्रश्न है, हाँ बढ़िया प्रश्न है। चलो इसको भी समझो, एक एक पॉइंट समझना होगा आपको। क्या समझना है? कह रहा है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है, ठीक है। हमने कहा एक कार यहां पे खड़ी है और बस जो है यहां पे है, कार से कितना आगे है 30 किलोमीटर आगे है, यही तो कहा। कह रहा है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है, किसी कार से कोई बस 30 किलोमीटर आगे है, ठीक। 3 घंटे बाद होता क्या है, 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। जब 3 घंटे बीत जाते हैं तो ये कार जो है बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। मैंने कहा बस इतनी दूरी चली होगी इतनी देर में और ये 60 किलोमीटर आगे निकल गई।
भाई बस यहाँ पे खड़ी है, 3 घंटे अगर कार चलकर 60 किलोमीटर आगे निकली है तो बस भी तो 3 घंटे में कुछ चली होगी। भाई बस तो खड़ी तो रहेगी नहीं। मान लो कार यहाँ पे थी, बस यहाँ पे थी, बस यहाँ से चलना शुरू की आगे और कार यहाँ से चलना शुरू की। 3 घंटे जब बीते तो बस यहाँ पहुँची और कार क्या हो गई, 60 किलोमीटर आगे निकल गई। बस यहाँ पे खड़ी और बस से 60 किलोमीटर आगे कार चली गई। तो कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई 60 किलोमीटर आगे। अब सुनिएगा, बस 3 घंटे में कितनी दूरी चली, बस 3 घंटे में इतनी दूरी कवर करती है। ये बस द्वारा चली गई दूरी इतनी है बस, और कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कार चलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। बताओ ये समझ में आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। ये फिगर समझ में आ गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन का, एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। कोई बस किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। फिर क्या कहा, 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे हो जाती। 3 घंटा जब बीतता तो ये कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती। तो हमने कहा 3 घंटे में बस इतनी दूरी चला होगा और कार 3 घंटे में इतनी दूरी चला होगा। भाई वो 60 किलोमीटर आगे निकल जाता है 3 घंटे में। अब सुनिएगा आगे, सुनते जाइएगा बस। अब सुनिए, तो बस द्वारा, अब सुनिएगा, बस यदि बस की चाल, अब या तो ये हम निकाल लें कि हाँ बस की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस 3 घंटे में कितना चला होगा, 42 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, बस 126 किलोमीटर चला होगा 3 घंटे में। भाई जब कार 3 घंटे में बस से आगे निकलती है तो बस यहाँ पे थी, तो बस भी 3 घंटे में कुछ चली होगी। बस की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी 126 किलोमीटर। अब कार कितनी दूरी चला, कार 30 किलोमीटर ये चला और 126 किलोमीटर ये भी चला होगा क्योंकि बस के आगे निकला है, और 60 किलोमीटर वो वाला चला हुआ। कितने घंटे में चला है, 3 घंटे में चला है। 3 घंटे में टोटल कितना चला, 216 किलोमीटर। टोटल कितना चला, 216 किलोमीटर। कार की चाल बताना है, कार की स्पीड बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप इस फिगर को नहीं बना पाए, इस फिगर को नहीं समझ पाए, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसके एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत थी। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। बताओ कोई डाउट है कहीं पर? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिवर्स कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न लेते हैं। कोई भी डाउट हो क्लियर करो। ये चैप्टर बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला और बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाने वाला। एक एक प्रश्न शानदार होंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो आइए, कह रहा चाय की 2 किस्मों का मूल्य 300 रुपये और 375 रुपये है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति किग्रा क्या होना चाहिए। ठीक है, चाय के 2 प्रकार हैं, एक पहला प्रकार, एक दूसरा प्रकार। पहले वाले का मूल्य है 300 और दूसरे वाले का मूल्य है 375। इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य, जो बीच वाला होता है वो टोटल होता है, मतलब वो मिश्रण होता है, टोटल होता है। किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में। नीचे हमेशा रेशियो रखते हैं। हमने कहा उसका मूल्य x होगा, तो मिश्रित चाय का मूल्य x होगा। बहुत ही शानदार मेथड है ये हमारा। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 3 त्रिका 9, 900। इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 पंची 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 2 सती 14, 1 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, 2 तिहाई 6, 1 7। दोनों को जोड़ देते हैं, बटे में इन दोनों का योग रखते हैं, 3 + 2। ये कितना आएगा, 9 7 1650 बटे में 5, 5 तिहाई 15, 1 हासिल जाएगा, 5 तिहाई 15। मिश्रित चाय का मूल्य कितना हो गया, 330। आ गया आंसर। बताइए कोई डाउट है? इसका गुणा इसमें करते हैं,
और इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक, 3 त्रिका 9, 900, 2 से 375 में गुणा करें 750 बटे में इन दोनों का योग 900, 750, 1650, 3 2 5, 5 से भाग कर दिए, मिश्रित चाय का मूल्य 330। बताइए, सब कुछ क्लियर हो रहा है? बहुत ही लाजवाब तरीके से आपके क्वेश्चंस का सलूशन दिया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आप जीडी में अच्छा कर पाओ, एसएससी सीएचएसएल के पेपर में अच्छा कर पाओ। ये 10 का डोज अब बंद नहीं होगा, लगातार इसी तरह चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के मेथड रट जाएंगे। अगर आप लगातार 10 के डोज में रहे तो एक दिन सारे के सारे क्वेश्चंस के मेथड तरीके सब रट जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। चले आगे बढ़ें। आइए, ये इस प्रश्न की जितनी आप पढ़ो एक बार तो समझ पाओगे। ये प्रश्न होगा बहुत लाजवाब। जितना बड़ा वर्क एंड टाइम का प्रश्न होता है ना, उतना ही लाजवाब होता है। प्रश्न क्या है? कह रहा है एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। x को y और z जब मिलकर इसी काम को करते हैं तो x को कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। हम इसको ये लिख सकते हैं x बराबर y प्लस जेड बाई 3। सुनते जाइएगा आगे क्या कह रहा है। और z को y और x को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। और z को क्या होता है? y और x को मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। 4 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। x और z मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब जब तक तीनों की कैपेसिटी नहीं आएगी तब तक आंसर नहीं आ सकता। सबसे पहले हमें इनकी क्षमता का रेशियो बनाना होगा। अब समझ में नहीं आता कि क्षमता का रेशियो कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस समझते जाओ कितनी आसानी से रेशियो बनाते हैं। x का मान हमने रख दिया y प्लस जेड बाई 3, तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। 4z इक्वल टू y प्लस जेड बाई 3। हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात पुट कर दिया आपने। चलो अब यहाँ पे 4z इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y और 1 4y प्लस का z बटे में 3 से धकड़ा करा, 3 चौको 12z इक्वल टू 4y प्लस का z इधर आएगा माइनस में तो 11z इक्वल टू 4y। y को बटे में भेज दो, z बटे y इक्वल टू 4 बटे 11। अब हम ये कह सकते हैं z रेशियो y क्या? 4 रेशियो 11। मतलब z और y का रेशियो मिल गया। जैसे ही हमें z और y की वैल्यू मिलती है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे z की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 11, तो यहाँ पे पुट कर दो। 11 और 4 15, 15 बटे में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हम ये कह सकते हैं x रेशियो y रेशियो z। x की वैल्यू कितनी है? 5, y की वैल्यू कितनी है? 11, z की वैल्यू कितनी है? 4। क्या हुआ बेटा? ये 5 कहाँ से आया? अरे लल्ला, तुम भी ना इतनी छोटी बात पूछ लिए यार। x बराबर y प्लस जेड बाई 3 है। y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो 11 है, 11 रख दिया y की जगह पे। z की वैल्यू कितनी है? 4 है, z की जगह 4 रख दिया और 11 4 कितना होता है लल्ला? 15। 15 को जब 3 से भाग करोगे, तीनों 25 15, तो x की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 11, z की वैल्यू 4। इफिशियंसी आ गई। इनकी जैसे ही क्षमता पता चलती हमारा आंसर आ जाता है। क्षमता का मतलब होता क्या है? x एक दिन में 5 रुपए खर्च सकता है, z एक दिन में 4 रुपए खर्च कर सकता है, y एक दिन में 11 रुपए खर्च कर सकता है।
सकता है। अगर कहें ये तीनों मिलके खर्च करेंगे तो 11, 5, 16 और 4, 20, ये तीनों मिलके एक दिन में 20 रुपए खर्च कर सकते हैं। ये कितने, ये 10 दिन ही तो कहा है, 10 दिन कहा x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर उन रुपयों को 10 दिन में खर्च करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 10 दिन में उन रुपयों को खर्च करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? 11, 4, 15, 5, 20। तो 10 दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 200 रुपए। मीन्स जो टोटल कार्य है वो हमारा क्या है? टोटल मनी है। यही हमें खर्च करना है, यही हमारा टोटल कार्य है। जब तक टोटल मनी नहीं पता चलेगी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा x और y z को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब x और z को वही कार्य करना है, मीन्स वही रुपए खर्च करना है जो तीनों मिलके खर्च किए थे। तीनों मिलके कितने रुपए खर्च किए थे? 200 रुपए खर्च किए थे। ये अब किसे खर्च करना है? x और z को खर्च करना है। x और z की कैपेसिटी कितनी है बाबू? x की कैपेसिटी 5, z की कैपेसिटी 4, मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में 9 रुपए खर्च करेंगे। तो 9 से इसको भाग कर देना, आंसर आएगा, ये गलत लिख गया यहाँ पे आंसर, ठीक। अच्छा 198/2, 200/9 है, ये देखिए सही तो है, ये आ गया। बताओ बाबू कोई डाउट? भैया टोटल वर्क इक्वल टू टोटल मनी, दिस इज माय मेथड, नॉट अ टोटल वर्क। टोटल मनी इज गुड ना, क्योंकि टोटल मनी से क्वेश्चन लगाना आसान है, पैसा खर्च करना आसान है, इसीलिए हम पैसे खर्च कराते हैं जिससे आप आसानी से प्रश्न को समझ सको। पैसा खर्च करना हमारे जीवन का सिद्धांत है। खुशी तभी मिलती है, कभी पैसे कमाने से खुशी मिली नहीं। पैसा आपकी जेब में 500 है, कभी खुशी मिलेगी नहीं। जब उस 500 रुपए से आप पिज्ज़ा खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, चाय पियोगे, रेस्टोरेंट जाओगे, तब आपको खुशी मिलती है। मतलब पैसा आने से कभी खुशी नहीं मिलती, जब पैसा जाता है हमारे पास से तब खुशी मिलती है। इसलिए कभी पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलने वाली, खुशी तब मिलेगी जब पैसा खर्च करोगे, समझ के। तो पैसा खर्च करना हमें सीखना है। वर्क एंड टाइम हमें यही सिखाता है कि पैसा खर्च कैसे किया जाएगा। वो अकेले खर्च करता है, फिर दोनों मिलके खर्च करते हैं, फिर तीनों खर्च करते हैं। वो 1 दिन बाद आता है, वो 2 दिन बाद आता है, वो 4 दिन बाद। बहुत ही अच्छा मेथड है टोटल मनी। तो पैसा हमने कहा ना, पैसा खर्च करने से खुशी मिलेगी, कमाने से कभी खुशी नहीं मिलेगी। आपके जेब में 10,000 रखे हों, 10 लाख रखे हों, 10 करोड़ रखे हों, पैसा बैंक में रखने से खुशी नहीं मिलेगी। खुशी तब मिलेगी जब हम उसे खर्च करेंगे, जब एक आलीशान मकान बनाएंगे, एक आलीशान कार लेंगे, एक आलीशान बाइक लेंगे, तब हमें खुशी मिलती है। जब पैसा हमारी जेब से चला जाता है, पैसा जेब में रहेगा कोई खुशी नहीं, खर्च हो गया खुशी ही खुशी ना। लेकिन हम परेशान क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, पैसा खर्च करने के लिए परेशान होना है। कमा तो हम लेंगे ही, जब खर्च होगा तभी तो कमाएंगे। चलो आओ आगे बढ़ो। ये तो बहुत बार बता चुका हूं मैं प्रश्न कि जब 2 वर्ष का अंतर, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर की बात करें, 2 वर्ष का अंतर, कल भी ये प्रश्न एक आ चुका है, मतलब ये एसएससी जीडी में आएगा जरूर। ये सभी पेपर में पूछा जा रहा है तो एसएससी जीडी में भी आएगा ये प्रश्न, मतलब एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या है? जब 2 वर्ष के अंतर की बात करें तो d बराबर PR²/100 का स्क्वायर। d यहाँ पे क्या होता है? CI माइनस SI होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तुम्हें 250 रखा, तो d जी के जगह रख दो 250। आपको राशि निकालना है प्रिंसिपल, रेट देखो दिया गया 10%, 10 गुणे 10 बटे में 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 से इसमें गुणा कर दो, प्रिंसिपल हो जाएगा 25,000। देखो ऑप्शन में है, ये देखिए आ गया। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार। 2 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला d बराबर PR²/100 का स्क्वायर। बताइए बाबू कोई डाउट कहीं पर? पूछते चलो,
पूछना तुम्हारा फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है। अपने कर्तव्य का पालन तुम करो, अपने कर्तव्य का पालन हम करेंगे। अगला प्रश्न लिया जाए फिर। आइए, आज तेज चल रहा है, हमें लग रहा है, देखो आज बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। देखो जल्दी से 9 पे पहुंच गए, अभी 10 का डोज समाप्त होने वाला है, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कल ना। चलो आइए, दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% मत प्राप्त होता है और यह दल 338 मतों से चुनाव हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? मान लें कि कोई भी इनवैलिड वोट, अवैध वोट घोषित नहीं किया गया, ठीक है, कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं है। कभी भी चुनाव होगा तो वहाँ पे 100% वोटिंग होती है। इसमें दो लोगों ने भाग लिया, एक ए ने भाग लिया और एक बी ने भाग लिया। ए को कुल डाले गए मतों का 37% मिला, तो 100 का 37% घटा दो तो इसको कितना मिल गया? 63% मिला। और भैया जिसको 63% वोट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा, वो जीत जाएगा। और जो 37% पाया होगा वो हार जाएगा। अब हारा कैसे? देखो, यह दल 338 मतों से हार गया, मतलब यह दल जो है 338 वोट कम पाया और ये वाला दल 338 वोट ज्यादा पाया। तो देखो प्रतिशत में भी ये ज्यादा पाया हुआ है, ये 37% ही पाया है और ये 63% पाया है। कितना प्रतिशत ज्यादा पाया पहले ये बताओ? 63 से 37 को घटाओ, 13 से 7 जाएगा 6, 1 हासिल गया, 5 से 3 जाएगा 2, 26% वोट ज्यादा पाया ना। सुनते जाओ भाई, ये दल जो है 26% वोट ज्यादा पाया और ये दल 338 मतों से चुनाव हारा, मतलब ये 338 वोट ज्यादा पाया, मीन्स 26% वोट ज्यादा पाया। तो जो 26% की वैल्यू है वो क्या है? 338 है, 338 है। कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा 13 बार में। तो 1% की वैल्यू 13। चुनाव में कुल वोटिंग कितनी हुई? 100%। तो 100 का इसमें गुणा करना और 100 का इसमें गुणा करना तो आपको पता चल जाएगा वहां पर टोटल कितनी वोट पड़ी? 1300। बताओ, कोई डाउट है भैया? भैया ये वाला जो हारा है ये 338 वोट कम पाया, मतलब ये वाला 338 वोट ज्यादा पाया। प्रतिशत में भी देखो ये 26% ज्यादा पाया, तो 26% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 338। 1% की वैल्यू 13, 100% की वैल्यू 1300, मतलब टोटल वोटिंग कितनी हुई? 1300। ठीक, बहुत ही आसानी से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, पेपर में आराम से लगा के आओगे। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए, एक कमेंट जरूर, आप सभी का एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, ये आपका परम कर्तव्य है। आइए अगला प्रश्न बेहतरीन, क्या कह रहा है? ए बी से 7 अधिक है और बी सी से 16 अधिक है, ठीक है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। बी से ये वाला 7 अधिक है और ये वाला 16 अधिक है सी से। तो हमने कहा ये x है तो ये x प्लस 16 है तो ये x प्लस 23 है, बस यही तो कहा। कितना आसान। ए बी से 7 अधिक है, हमने कहा ठीक, ए बी से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है, तो हमने कहा सी एक्स है। अगर ये 16 अधिक है तो x प्लस 16 और ये 7 अधिक है तो 16 में 7 जोड़ दिया, x प्लस 23। फिर क्या कहा? a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 255। तो a कितना है? x प्लस 23 है, b कितना है? x प्लस 16 है, c कितना है? x है, इक्वल टू 255। 16 और 23 कितना हो जाएगा? 39। 39 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 255 से 39 को माइनस कर देना। 1 15 से 9 जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा 1, 216। 1 2 3, 3x, 3x बराबर 216, 3 सते 21, 3 दूनी 6, x बराबर कितना? 72। x का मान 72 आ गया तो a का मान कितना होगा? यहाँ पे x की वैल्यू रख देना 72 प्लस 23,
3 2 5 7 2 9, तो ए का मान आएगा 95। बी की वैल्यू कितनी होगी 72 प्लस 16, 6 2 8 7 1 8, 88। सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू रख देना 72। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा क्या है बाबू, आपसे पूछा है 3a प्लस का c माइनस का 4b। 3a, a की वैल्यू 95 इंटू 3, तीनों 25 15 5 हासिल लगा 1, 3 9 27 1 28। c की वैल्यू कितनी बाबू 72, यहाँ पे 72 रख देना। b की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 88, 4 और 8 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 और 8 32, 3 35, ये 5 2 7, ये 8 7 15 5 हासिल लगेगा 1, 357 माइनस 352, कितना बाबू आंसर 5। ये आ गया आंसर। बताइए कोई डाउट है, बढ़िया प्रश्न था ये भी। बस हम ये एक चीज़ देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के पेपर में कैलकुलेटिव प्रश्न बहुत आए थे, तो इस बार भी कैलकुलेशन की कमी नहीं होगी। हमारे पास स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, क्वेश्चन समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए पूरे माइंड का उपयोग करना होगा, पूरे माइंड को लगाना होगा। और कल से हम लोग अब इसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चंस भी जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज से एडवांस मैथ के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न सबसे पहले हम आपको देते हैं, इस प्रश्न से कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिएगा, जीडी 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल मिलेंगे, हमारी आपकी बातचीत यहीं से शुरू होगी कल से, ठीक है। कल इस प्रश्न को सबसे पहले आप आज सॉल्व करके देखिए, फिर कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारी आपकी बातचीत कल शुरू होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत के साथ पढ़ते रहो, सफलता जरूर हासिल होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।